गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIES PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट अफेयर सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं। इसके अलावा हम लोग फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की और देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट इंपॉर्टेंट इशूज़ क्या है। फर्स्ट इशूज है, अमेरिका ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के सदस्यों और हमास पर क्या कर दिया है, इसने नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो ये ध्यान रखना है कि प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया है, तो यह प्रतिबंध अमेरिका के द्वारा लगाया गया। फर्स्ट थिंग। नाउ हम लोग उसके बाद थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। ये प्रतिबंध जॉर्डन, जॉर्डन का एक नागरिक है, एक अमेरिकी नागरिक है, उस पर लगाया गया है, जो कि कहाँ रहता है, यह तेहरान में रहता है। और यह तेहरान में रहने के साथ ही साथ इसने क्या किया है, तो हमास के प्रतिनिधि के रूप में यह काम भी करता है। तेहरान जो कि क्या है, इसकी राजधानी ईरान की। तो वहां रहने के बावजूद क्या कर रहा है, हमास के एक सपोर्ट करता है, वो हमास के ग्रुप को कह सकते हैं आप इसको। इसमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के एक अधिकारी, किसका है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के एक अधिकारी का शामिल है, जो हमास और अन्य आतंकवादी समूहों के सदस्यों को प्रशिक्षित और सहायता करता है। मध्य पूर्व में ईरान ईरान क्या करता है, हमास को और अन्य आतंकवादी समूहों का यह समर्थन करता है। इसलिए ईरान पर क्या किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। नाउ गाजा और इजराइल के बीच में जो संघर्ष चल रहे हैं, अब तक उसमें करीब 9,000 लोगों की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग का 68 ईयर्स की आयु में निधन हो गया है। अब बात आती है कि चूंकि इनसे बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, केवल इतना याद रखना है कि पूछ सकता है कि कौन किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री का भी हाल में निधन हो गया, कुछ ऐसा पूछ सकता है। तो केवल नाम ध्यान रखिएगा किस देश के, बस इतना ही। और चीन के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वृद्धजनों, दिव्यांगों एवं कोरोना संक्रमित लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की एक वैकल्पिक सुविधा जो है उपलब्ध की गई है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि पोस्टल बैलेट होता क्या है और ये किसके लिए है। ये पोस्टल बैलेट जो है ये किसके लिए इसका उपयोग किया जा रहा है, तो कौन कौन है, दिव्यांग हो गया या वृद्ध व्यक्ति हो गया, इन सब होंगे, या कोरोना संक्रमित व्यक्ति है। तो इन 3 टाइप्स के व्यक्तियों के लिए क्या है, जब पोस्टल बैलेट की शुरुआत की गई है। मतदान दल जो है ऐसे मतदाताओं के घर जाकर पूरी गोपनीयता के साथ डाक मत पत्र के माध्यम से क्या करेगा, मतदान कराएगा। पोस्टल बैलेट का मतलब क्या है कि आप इनके घर जा रहे हैं और एक गुप्तदान मतदान वहां पे करा रहे हैं। मतदान दल निर्धारित मतदान तिथि से कम 1 दिन पूर्व यह मतदान प्रक्रिया जो है पूर्ण कर लेंगे। चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। नाउ अब बात आती है चुनाव आयोग को लेकर के। चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना कब की गई, 25 जनवरी 1950। और इसी 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। गॉट माय पॉइंट, ये हो गया, ठीक है। वर्तमान में अगर बात की जाए कि चुनाव आयुक्त कौन है, तो कौन है चुनाव आयुक्त, राजीव कुमार। राजीव कुमार अगर देखा जाए तो इनका क्रम कौन सा है, 25वां है, ये 25वें चुनाव आयुक्त है। गॉट माय पॉइंट। नाउ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये तो चुनाव आयुक्त की बात हो गई। अब बताते हैं कि इस साल जो है चुनाव आइकॉन किसे बनाया गया है, किसको बनाया गया है, राजकुमार राव को क्या किया गया है, आइकॉन, चुनाव आइकॉन बनाया गया राजकुमार राव को। राजकुमार राय को क्या बनाया गया, चुनाव आइकॉन। इससे पहले कौन थे, सचिन तेंदुलकर थे। अब बात आती है चुनाव आयोग कि संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो यह संविधान के किस भाग में है, ये संविधान के भाग 15। एंड अगर बात की जाए आर्टिकल की, तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थिंग और ध्यान रखना है कि इस साल अभी जो वर्तमान में कितने राज्यों में जो है चुनाव करवाए जा रहे हैं, तो कौन कौन सा राज्य है आपका, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़, राजस्थान, MP, तेलंगाना एंड मिजोरम। ये 5 राज्य हैं जहां पर आपके जो है इलेक्शन कराए जा रहे हैं। और ये कितने होंगे, ये 5 चरणों में इलेक्शन होगा, 5 चरणों में।
ओके 5 चरणों में। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में इलेक्शन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कब से कब तक हो रहा है ये इलेक्शन? 7 से लेकर 30 नवंबर तक होगा। 30 नवंबर तक होगा। सबसे अधिक अगर पूछा जाए कि इन 5 राज्यों में सबसे अधिक विधानसभा की सीट किसमें है, तो ध्यान रखिएगा एमपी में सबसे अधिक विधानसभा की सीट है। या आपका कितना है? करीब 243 है। और उसके बाद राजस्थान आएगा जहां पर 200 है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 200 है। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक विधानसभा सीट कहाँ है? एमपी में। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। या मैच ए में आपको क्या करेगा? राज्यों का नाम दे देगा और मैच बी में विधानसभा की सीट दे देगा और आपको बोलेगा मैच करने के लिए, या राज्यपाल का नाम दे दे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। अमृतसर और कपूरथला को ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व के 30 शहरों में शामिल किया गया है। तो किसको किसको शामिल किया गया है? अमृतसर और कपूरथला। ये दोनों कहाँ के शहर हैं? ये दोनों पंजाब के हैं। इतना तो पता होगा, पंजाब के दोनों शहर हैं। ठीक है, पंजाब के दोनों शहरों को किसके तहत किया गया है? स्वदेश दर्शन 2 इस योजना के तहत चयनित किया गया है। पूरे देश के 15 राज्यों के करीब 30 ऐसे शहरों को क्या किया गया है? इसमें इसको शामिल किया गया है। स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य क्या है? कि ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के शहरों में बेहतर बुनियादी जो है सेवाएं देना या सुविधाएं प्रदान करना, तो ये जाके पर्यटकों की यात्रा को सुखद और यादगार बनाना है। इस योजना के तहत सरकार जो है पंजाब की किसको? अमृतसर और कपूरथला इन शहरों में विकास कार्यों पर ध्यान रखेगा। जो बजट रखी है वो 70 करोड़ रुपए का रखी है। 70 करोड़ रुपए का। ओके, इस ताकि सरकार का प्रयास क्या है कि शहरों में लंबे समय तक रुके और ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि अभी पंजाब का ही एक गांव है नवापिंड सरदारा। नवापिंड सरदारा ये पंजाब का गांव है। ओके, पंजाब का कहां पर है ये? गुरदासपुर में। गुरदासपुर जिले में। गुरदासपुर जिले में ये है। इसे अभी क्या दिया गया है? इसे भारत सरकार की तरफ से क्या बोला गया है? भारत सरकार की तरफ से बेस्ट यानी सर्वश्रेष्ठ पर्यटक जो है इसे गांव घोषित किया गया है। भारत सरकार की तरफ से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। ओके, और एक ध्यान रखिएगा, ये तो चलिए भारत सरकार की तरफ से हो गया। एक आपका है गुजरात का धोवदिन, गुजरात का है ना, जिसे UNWTO के तरफ से, किसके तरफ से? UNWTO, ध्यान रखिएगा इसके तरफ से, UNWTO इसके तरफ से सर्वश्रेष्ठ जो है पर्यटन गांव घोषित किया गया है। वो कहाँ पे? गुजरात का। नाउ अब बात आती है कि आखिर नवापिंड सरदारा को जो दिया गया है क्यों दिया गया है? तो इसकी कहानी ध्यान रखिएगा। इस गांव की 5 बहनें हैं और उन 5 बहनों ने क्या किया? अपने पैतृक जो उनका निवास था, एक कोठी और दूसरा का नाम है पीपल की हवेली, इस दोनों को क्या कर दिया है? संरक्षण लेने का बीड़ा उठाया है ताकि जो पर्यटक वहां आते वहां पर स्टे कर सके। तो इसके लिए ही इसको क्या किया गया है? इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से जो है यह सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। और दूसरा UN की तरफ से यानी संयुक्त राष्ट्र जो वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके तरफ से गुजरात का धंधो गांव को घोषित किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 3 दिवसीय राज्य स्तरीय श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। अन्न महोत्सव, ओके, आप लोग सभी जान रहे हैं कि इस बार क्या है? UN की तरफ से इस बार क्या किया गया? UN, जस्ट ए मिनट, UN, ओके, UN की तरफ से 2023 को क्या घोषित किया गया है? इंटरनेशनल मिलेट ईयर। ओके, मिलेट ईयर जो है यह घोषित किया गया है 2023 को, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। अब चूंकि बाजरा वर्ष घोषित किया गया है तो ये जो मनाया जा रहा है अन्न महोत्सव, ये इसी मिलेट्स को क्या है? उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 27 से 29 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस साल उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान जो परिषद है, यानी बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर रिसर्च जो काउंसिल है, वो अपनी स्थापना का कौन सा
34th स्थापना दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का उसने क्या किया है, आयोजन किया गया है। इस अन्न महोत्सव में होगा क्या, एक्चुअली फेस्टिवल है तो बाजरा के बाजरा से बने हुए जो खाद्य उत्पाद होंगे उसके करीब 40 स्टॉल जो है यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। कुछ नहीं, केवल बाजरा को क्या करना, अधिक से अधिक क्या करना, इसको प्रमोट करने के लिए, इसका उपयोग को बढ़ाने के लिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री अन्न के क्षेत्र में काम करने वाले करीब 35 जो हैं किसान उत्पादक संगठनों को सम्मानित भी किया। इसके अलावा राज्य के 5 जो हैं आपकी कृषि विज्ञान केंद्र, जैसे झांसी हो गया, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर और गाजीपुर, इनको मिलेट जो संस्करण है, प्रसंस्करण के लिए, मिलेट प्रसंस्करण के लिए कितना लाख रुपए का समर्थन दिया गया है, 95 लाख रुपीस का इनको समर्थन दिया गया है। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि यूपी के जो 5 वो कृषि विज्ञान केंद्र कौन कौन से हैं। जब आपका यूपी स्पेशल पढ़ना होता है ना, यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन आते हैं आपके जीके वाले सेक्शन में, तो वहां आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, वहां ये क्वेश्चन बनेगा विज्ञान केंद्र को लेकर कि कितने विज्ञान केंद्र, ऐसे पहले तो ऐसे पूछ सकता है कि कितने विज्ञान केंद्रों का जो है 95 रुपीज का समर्थन दिया जा रहा है। तो टोटल ध्यान रखिएगा 5 कृषि विज्ञान केंद्र है। इसके अलावा अमाउंट भी पूछ सकता है कि कितने का समर्थन है, तो 95 लाख रुपीस का समर्थन है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि इन 5 में से कोई एक नाम दे देगा कि निम्न में से कौन है, 4 का नाम दे सकता है। तो इसको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। पीएम मोदी ने चित्रकूट के तुलसी पीठ में 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। ओके, 3 पुस्तक का विमोचन किया। कौन कौन सी पुस्तकें देख लेते हैं। एक समारोह के दौरान पीएम ने 3 पुस्तकों, और वो 3 पुस्तक का नाम क्या है, अष्टाध्यायी भाष्य, रामानंदाचार्य चरितम और भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला का विमोचन किया गया है। ओके, अष्टाध्यायी भारत की जो है अष्टाध्यायी, या ध्यान रखिएगा ये पहला जो है संस्कृत व्याकरण की बुक है। पहला फर्स्ट संस्कृत व्याकरण की बुक है, यानी ग्रामर की बुक है। ये पहला ग्रामर का बुक है जिसका नाम क्या है, अष्ट अध्यायी। ओके, पाणिनि का अष्ट अध्याय इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंशिएंट हिस्ट्री में। जो आपके जीएस आप पढ़ते हैं ना, तो एंशिएंट हिस्ट्री में ये है बुक्स का, और ऑथर का नाम पूछता है। तो पाणिनि का अष्ट अध्याय ये आपका जो ग्रामर की बुक होती है, जैसे इंग्लिश ग्रामर हो गया, हिंदी ग्रामर हो गया, उसी प्रकार से संस्कृत में यह पहला जो व्याकरण का यह पहला बुक था। नाउ आप देख भी सकते हैं लिखा हुआ है भारत की बौद्धिकता और हमारी शोध संस्कृति का हजारों वर्ष का ये पुराना ग्रंथ है, क्योंकि इस ग्रंथ में भाषा के व्याकरण और विज्ञान को संक्षिप्त सूत्रों में समाहित किया गया है। मोदी ने जगत गुरु रामानंदाचार्य का अभिवादन किया और उनके विशाल ज्ञान और योगदान का उल्लेख भी किया। 2015 में स्वामी जी को कौन सा दिया गया था, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तुलसी पीठ एमपी की कहां पर है, चित्रकूट में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान है जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। एशियाई विकास बैंक ने भारत को $400 मिलियन के नीति निर्धारित आधारित जो है ऋण को मंजूरी दिया है। किसने दिया है, एडीबी ने दिया है। अब बात अगर आती है एडीबी को लेकर के, तो एडीबी, ओके, एडीबी जिसकी स्थापना कब हुई है, एडीबी की, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला, फिलीपींस। ओके, एंड इसके अगर पूछा जाए कि मेंबर्स कितने हैं, तो इसके 67 मेंबर्स है। ओके, 67 मेंबर्स है एडीबी के। ठीक है, इसके साथ एक और ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक का भी हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, यहां से क्वेश्चन क्योंकि पूछता है, वर्ल्ड बैंक को भी ध्यान रखें। इसकी स्थापना 1945। ओके, और अगर बात की जाए इसका अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा। ओके, ये इसका अध्यक्ष है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारतीय तट रक्षक अधीनस्थ अधिकारियों का 6ठा सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कौन सा है यह, इंडियन कोस्ट गार्ड का जो है 6ठा सम्मेलन, 6th कॉन्फ्रेंस है। विषय क्या है इसका, एक समावेशी दृष्टिकोण की ओर, ये इसका विषय है। ओके, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक अगर बोला जाए तो कौन है, राकेश पाल ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी, 1977 को। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और बात की जाए अगर रक्षा मंत्रालय की, तो रक्षा मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है,
कौन है? राजनाथ सिंह। ओके, यह भारत की समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसी है। यह एक खोज एवं बचाव एजेंसी भी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को मलेशिया का नया राजा चुना गया और राजा के रूप में इनका क्रम जो है 17th है। ये 17th राजा है, इसको ध्यान रखिएगा। मलेशिया के ये कौन से हैं? 17th राजा हैं। ओके, 17th। 17वां राजा। ठीक है, चलिए, यह सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह की जगह लेंगे। इसके अलावा मलेशिया क्या है? एक संवैधानिक राजतंत्र है और राजा जो है काफी हद तक यहाँ क्या होता है? औपचारिक होता है। मलेशिया का संघीय संविधान राजा को केवल कुछ विवेक अधीन जो शक्तियां वो प्रदान करता है। मलेशिया का संविधान राजा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने की अनुमति देता है। मलेशिया का ऐसा संविधान है। मलेशिया, इसके साथ यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि श्रीलंका ने अभी क्या किया है? वीजा, जो निःशुल्क वीजा जारी किया है। श्रीलंका जो निःशुल्क वीजा, श्रीलंका ने क्या किया है? निःशुल्क वीजा निःशुल्क वीजा जारी किया है। ओके, निःशुल्क वीजा इसने जारी किया है। तो इसमें टोटल कितने देशों को? भारत सहित 7 देश शामिल हैं। भारत सहित 7 देश इसमें शामिल हैं। ओके, तो वो कौन कौन से देश हैं? तो ध्यान रखिएगा यहां पर, इंडिया, चाइना, रशिया, थाईलैंड, जापान, वियतनाम, मलेशिया। ओके, मलेशिया। तो ये 7 देश है जहां पर क्या किया गया है? इनको निःशुल्क वीजा दिया जा रहा है श्रीलंका के द्वारा। नाउ, हरिकेन ओटिस मैक्सिको के दक्षिणी तट से टकराया है। क्या नाम है? हरिकेन ओटिस। अब देख लेते हैं, यह 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला श्रेणी 5 का तूफान है। चक्रवात एक बहुत कम दबाव वाली प्रणाली है जिसके चारों ओर बहुत तेज गति से क्या होता है? हवाएं घूमती हैं। चक्रवात के केंद्र को तूफान की आंख कहा जाता है। अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है। नाउ कम टू, बस इसमें चक्रवात का नाम याद रखिएगा कि कहाँ टकराया है ये। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये रिपोर्ट किसकी है? S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। तो किसको छोड़ करके तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है? या जापान और जर्मनी को छोड़ करके। ओके, जापान और जर्मनी, इन दोनों को पीछे छोड़ करके तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बात की जाए अगर वर्तमान में, यानी भारत का 23-24 में कितने ट्रिलियन डॉलर है? 3.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ भारत किस नंबर पर है? भारत जो है 5th पोजीशन पर है, 5वें स्थान पर है भारत। ओके, इससे भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में अगर देखा जाएगा, एशिया प्रशांत, पूरे विश्व में तो भारत का तीसरा पोजीशन हो जाएगा, लेकिन अगर केवल हम एशिया प्रशांत क्षेत्र में देखेंगे तो हो सकता है कि भारत 2030 तक दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है यह बन जाएगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि 2030 तक 1.1 अरब भारतीयों तक क्या होगी? इंटरनेट की पहुंच होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम लोग आते हैं आज की कुछ रिवीजन पॉइंट्स से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत ने स्वयं पूर्ण ई बाजार को लॉन्च किया है। स्वयं पूर्ण ई बाजार है क्या? तो SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं होती हैं उन लोग के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उसके लिए ये एक पोर्टल तैयार किया गया है, एक ऑनलाइन मार्केट तैयार किया गया है ताकि उनके उत्पाद को बाजार तक पहुंचाया जा सके। भारतीय वायुसेना ने स्वचालित मौसम स्टेशनों की खरीद के लिए भारतीय निर्माता के साथ क्या अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। रॉबर्ट फीको को स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। रॉबर्ट फीको कहाँ का? स्लोवाकिया। और ध्यान रखिएगा यह जो स्लोवाकिया है ये नाटो और UN इन दोनों का सदस्य है ये। ओके, राजकुमार राव को क्या बनाया गया है? चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन इसको बनाया गया है। आइसलैंड में बड़ी संख्या में महिलाएं जो है 1 दिवसीय हड़ताल पर रही हैं ताकि उनका कहना है कि महिलाओं के साथ वहाँ पे इनजस्टिस होता है। ओके, जैसे जेंट्स और जो लेडीज़ हैं दोनों सेम काम करते हैं लेकिन जेंट्स को अधिक पैसे दिया जा रहा है, महिलाओं को उसकी तुलना में कम दिया जा रहा है। तो इसके कारण ये हड़ताल पर चल गई। यहाँ तक कि इस हड़ताल में आइसलैंड की जो
पीएम है, प्रधानमंत्री है, वो भी हड़ताल में बैठ गई हैं। अब बात आती है कि आइसलैंड जो है यह वह देश है जो लगातार 14 साल से जेंडर गैप रिपोर्ट जो आती है उसमें टॉप पे बना हुआ है। नंबर 1 पर कौन है? आइसलैंड है। ओके, किसमें? आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है आपका जेंडर गैप, और इस जेंडर गैप के अकॉर्डिंग, इस जेंडर गैप के अकॉर्डिंग क्या होता है? कौन है नंबर 1 पर? जेंडर गैप की बात की जाए तो नंबर 1 पर कौन है? लगातार आपका आइसलैंड जो है यह नंबर 1 पर है। यह रिपोर्ट जो है पहली बार इस रिपोर्ट को कब दिया गया था? 2006 में यह रिपोर्ट जो है दी गई थी, और तब से यानी 2006 से अभी तक इन 14 सालों से कौन है? आइसलैंड टॉप पर बना हुआ है। मोदी ने 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस का इन्होंने उद्घाटन किया है। ओके, कहां पर किया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, अमोल मजूमदार को भारत की महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में चुना गया, जिन्होंने किसका स्थान लिया है? रमेश पोवार का स्थान लिया है। रमेश पोवार इनके, क्योंकि इससे पहले यही थे यहाँ पे, ठीक है, इनके हटने के बाद ये आए हैं अमोल मजूमदार। 16वीं शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन कहाँ स्टार्ट किया गया? नई दिल्ली में शुरू किया गया। भारत और यूरोपीय संघ ने 24 अक्टूबर को गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त जो है नौसैनिक अभ्यास स्टार्ट किया है। तो किसने किया है? तो यूरोपीय संघ ने, यानी ईयू ने। और दूसरी चीज है कि यह इसका पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है जिसमें इटली, फ्रांस की जो है, जो बोल सकते हैं कि जो नौसेना है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। मेनली भारत का याद रखिएगा कि भारत की तरफ से आईएनएस सुमेधा है। ओके, चलिए, गिनी की खाड़ी कहाँ है? यह आपका अफ्रीका। नाउ एनसीईआरटी पैनल ने पाठ्य पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत लिखने का सुझाव दिया गया है, और इस पैनल का जो अगर बोला जाए कि नेतृत्व तो कौन करेगा, किसके नेतृत्व में पैनल का गठन किया गया है, तो क्या नाम है? IC इस्साक। ओके, स्काई रूट द्वारा विक्रम-1 रॉकेट का अनावरण किया गया। सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल हिमाचल प्रदेश के विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में स्थापित की गई है। वर्टिकल जो विंड टनल किस प्रकार का होता है? आप क्या करते हैं, पैराशूट में कभी गए होंगे, आई डोंट नो, तो पैराशूट में इंसान जाता है, पैराशूट ऊपर जाता है तो क्या होता है? हवा में खुल जाता है, गिरने का डर रहता है कि नहीं डर रहता है? तो फ्री फॉल की ट्रेनिंग जो है यहाँ पर दी जाएगी। ओके, नाउ अब हम लोग देख लेते हैं आज की ऑनलाइन फैक्ट्स क्या क्या हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को अपना नेशनल आइकॉन बनाया है? राजकुमार राव को। एक्स यानी पूर्व में ट्विटर ने क्या फीचर लॉन्च किया है? ऑडियो और वीडियो कॉलिंग की। प्रदूषण से निजात पाने के लिए कहाँ रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया है? तो यह दिल्ली में किया गया। वैसे भी दिल्ली में प्रदूषण विरुद्ध अभी अभियान जो है 1 मंथ का चलाया जा रहा है, 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक ये चलेगा अभी। नाउ कम टू द क्वेश्चंस, देखते हैं आज के क्या क्या सवाल है। एशियाई विकास बैंक ADB ने सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम के उप कार्यक्रम 2 के लिए भारत को डैश नीति आधारित ऋण की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन है $200 मिलियन, $400 मिलियन, $600 मिलियन एंड $800 मिलियन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? $400 मिलियन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तूफान डैश अक्टूबर में मैक्सिको के दक्षिणी तट से टकराया है? ब्रेट, ओटिस, अर्लेने, सिंडी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओटिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना जो 2 है, उसके तहत चयनित देश के 15 राज्यों के ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व के 30 शहरों में पंजाब के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? ऑप्शन है A लुधियाना और जालंधर, B अमृतसर और कपूरथला, C बठिंडा और अमृतसर, D जालंधर और कपूरथला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर और कपूरथला। B इज योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के चुनाव आयोग ने बुजुर्गों, विकलांगों और कोरोना संक्रमित लोगों के लिए डाक मत पत्र की वैकल्पिक सुविधा प्रदान की। सेकंड स्टेटमेंट है बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर सर्वेक्षण किया गया और ऐसे मतदाताओं से फॉर्म 12D भरवाया गया। नेक्स्ट है मतदान दल इस मतदान प्रक्रिया को निर्धारित मतदान तिथि से कम 1 सप्ताह पहले जो है पूरा कर लेगा। तो अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें आंसर होगा। सही कोड चुने, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, ऊपर के सभी। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी ये घर घर होगा, ठीक है, ये घर घर होगा। घर घर जाकर सर्वेक्षण किया गया और मतदाताओं के फॉर्म 12D को भरवाया गया। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट भी। मतदान दल इस मतदान प्रक्रिया को निर्धारित मतदान तिथि से कम 1 दिन पूर्व
एक दिन पूर्व पहले जो है पूरा कर लेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो, एक और दो। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि वहां पर कम से कम एक सप्ताह नहीं होगा। यहाँ पे जो लिखा गया था कम से कम एक सप्ताह, ये एक सप्ताह की जगह क्या होगा? एक दिन होगा, एक दिन होगा। ओके, ये क होगा, क, एक सप्ताह। इसकी जगह क्या होगा? एक दिन पहले पूरा कर लेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय तटरक्षक अधीनस्थ अधिकारियों के सम्मेलन का कौन सा संस्करण 26 और 27 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में क्या किया गया है? आयोजित किया गया था। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? यह होगा आपका तटरक्षक अधीनस्थ, ये छठा संस्करण है, छठा संस्करण है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को मलेशिया का डैश नया राजा नियुक्त किया गया? 17वां, 18वां, 19 और 20वां। राइट आंसर 17वां होगा। एसएनडीपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2030 तक डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो कितनी बन जाएगी? यह तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। चीन के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनका 68 ईयर्स की आयु में निधन हो गया? ली कियांग, हु जितांग, हु चुनहुआ, ली केकियांग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ली कियांग, ली केकियांग, ली केकियांग। नाउ कम टू द नेक्स्ट। 27 अक्टूबर को इस महीने इजराइल पर हमलों के बाद फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास को लक्षित करते हुए डैश के द्वारा प्रतिबंधों का दूसरा दौर जारी किया गया था। ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र, यूएसए, नाटो, इजराइल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। 27 अक्टूबर को इस महीने इजराइल पर हमलों के बाद फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास को लक्षित करते हुए अमेरिका के द्वारा प्रतिबंधों का दूसरा दौर जारी किया गया था। ठीक है, नाउ अब देख लेते हैं जस्ट ए मिनट, यहाँ कुछ ओके, जस्ट ए मिनट बस। ठीक है, नाउ कम टू द दिस क्वेश्चन। कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। 120 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, जबकि इजराइल और अमेरिका समेत 45 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और ना ही दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक, क्योंकि यहाँ पर 45 नहीं होगा, ये क्या होगा? केवल 14 देशों ओके ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया था। पहला स्टेटमेंट आपका सही है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए आंसर केवल एक हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जितने रिलेवेंट थे, मतलब इश्यूज हमारे, हम लोगों ने देख लिया है। एमसीक्यूज को देखा है। अगर आप लोग क्लास को लाइव लेना चाहते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर क्लास लाइव लेना चाहते हैं तो आप लोग मैसेज करें, कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज डालें और टाइमिंग जरूर डालें, मॉर्निंग की 5:30 या 6 o'clock की। अदरवाइज ये वीडियो जिस तरह से मिल रही है वैसे ही मिलती रहेगी। और कोई सुझाव भी अपना देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं। तो मिलते हैं फिर टुमारो मॉर्निंग सेम टाइम। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।